जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम भारत की जनसंख्या संरचना में बात कर रहे हैं पहले भाषाई वर्ग पर, यानी लैंग्वेज की दृष्टि से भारत में किस प्रकार की विविधता है उसको समझते हैं। तो देखिए, भाषाई वर्ग, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत है वो भाषाई विविधता वाला देश है। भारत में बहुत प्रकार की भाषाएं और बोलियां हैं, वो बोली जाती है। कहते हैं ना, वो एक राजस्थानी में भी कुछ कोस जाने के बाद भाषा और वेशभूषा दोनों बदल जाती है। और भारतीय संविधान की अगर हम बात करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषाओं को अधिसूचित किया गया है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अधिसूचित किया गया है? 22 भाषाओं को अधिसूचित है, वो किया गया है। 1961 की अगर हम बात करें, 1961 में भारतीय जनगणना विभाग ने 1018 विभिन्न प्रकार की भाषाओं और बोलियों का पता लगाया था। देखिए कितनी प्रकार की भाषाओं और बोलियों की बात यहां पर हो रही है। और आपको यह भी याद होगा, हमारे देश भारत में भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य बनाया गया था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है वो देश में भाषा के आधार पर बना हुआ पहला राज्य है। अब आंध्र प्रदेश को तोड़कर तेलंगाना भी एक दूसरा राज्य है, वो बना दिया गया है। अब एक बहुत ही प्यारा प्रश्न देखिए, भारतीय भाषाओं को उत्पत्ति यानी ओरिजिन के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कितने समूहों में बांटा गया है? तो ध्यान दीजिए, भारतीय भाषाओं को उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन से हैं? एक है इंडो यूरोपियन, दूसरा है द्राविडियन, तीसरा है साइनो तिब्बती और चौथा है ऑस्ट्रो एशियाटिक। ऑस्ट्रो एशियाटिक, साइनो तिब्बती, द्राविडियन और इंडो यूरोपियन उत्पत्ति के आधार पर भारतीय भाषाओं को 4 ग्रुप में बांटा गया है। और इन चारों में से भी जो पहले 2 ग्रुप हैं, इंडो यूरोपियन और द्राविडियन, 98% यानी 98% जो देश के अंदर जो बोली जाती है, 98% वो यही भाषा बोली जाती है। तो यानी देश की 98% जो भाषाएं हैं वो इन 2 समूहों से ही संबंध रखती है। अब आपके दिमाग में एक बात आ सकती है, हालांकि आपके सिलेबस में इतना ही उल्लेख किया गया है, लेकिन फिर भी हो सकता है आप में जिज्ञासा हो भी इनमें कौन सी भाषाएं आती है। इंडो यूरोपियन की अगर हम बात करें तो इसे भारतीय आर्य भाषा भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कौन सी भाषाएं आती हैं जो मुख्यतः हम इस्तेमाल करते हैं उत्तरी भारत में? जैसे हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी है, राजस्थानी है, मेवाड़ी है, मारवाड़ी है, सिंधी है, भोजपुरी है, मैथिली है, बंगाली है, उड़िया है, नेपाली है और कश्मीरी है। ये सारी जो भाषाएं हैं ये इंडो यूरोपियन भाषा वर्ग में आती है उत्पत्ति के आधार पर। दूसरी बात करें द्राविडियन, तो मुख्यतः जो दक्षिणी भारत वाली जो भाषाएं हैं वो इसमें शामिल है। जैसे तमिल आ गया, तेलुगु, मलयालम, जो कन्नड़ है, वो भाषाएं द्राविडियन भाषाएं हैं। इसी प्रकार साइनो तिब्बती या तिब्बतन की बात करें तो नेपाली है, मणिपुरी है, खासी है, मिजो है, नागा है, ये भाषाएं इसके अंतर्गत आती है। और चौथा जो ऑस्ट्रो एशियाटिक आता है, इसके अंतर्गत हमारी जो संथाली, खासी, हो और मुंडारी जो भाषा है वो इसमें आती है। शायद अब आप समझ गए होंगे। तो भारतीय भाषाओं को उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया और 98% लोग हैं वो पहली 2 भाषाएं इंडो यूरोपियन और द्राविडियन भाषा ही बोलते हैं। अब जैसे कि हमें जानकारी है, सभी भाषाओं की मां कौन है, सबकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो हम अच्छे से छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। सभी भाषाओं की जो जननी है वो संस्कृत है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा,
9वीं शताब्दी तक संस्कृत भाषा को प्रशासनिक भाषा का पद प्राप्त था, यानी सभी कार्य है वो संस्कृत भाषा में ही होते थे, लेकिन 9वीं शताब्दी तक। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुगलों का काल आया, मुस्लिम युग आया। मुस्लिम युग में जो प्रशासनिक भाषा हो गई वो हो गई उर्दू और फारसी। तो जब मुस्लिम आक्रांता आए तो मुस्लिम काल में उर्दू और फारसी भाषा है वो कार्यालय यानी प्रशासनिक भाषा थी। कब तक रही? जब तक अंग्रेजों का राज नहीं आया। फिर क्या हुआ? 18वीं शताब्दी से ब्रिटिश काल में प्रशासनिक भाषा किसे बना दिया गया? अंग्रेजी को। उर्दू और फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को कार्यालय भाषा है वो बना दिया। पहले संस्कृति, फिर उर्दू फारसी आ गए और उसके बाद में अंग्रेजी भाषा आ गई। और आज आपको पता है हमारे देश भारत के अंतर्गत जितने भी ऑफिस यानी प्रशासनिक जो कार्य होते हैं वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होते हैं। हिंदी हमारे देश की मातृभाषा है। हिंदी हमारे देश की मातृभाषा है। अब देखिए, अब संख्यात्मक दृष्टि से पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अंग्रेजी और चीनी बोली जाती है। तो अंग्रेजी और चीनी के बाद विश्व की तीसरी बड़ी भाषा कौन सी है? वो है हमारी हिंदी। हिंदी दुनिया में बोली जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। उसके बाद एक चीज और आपको बताएं, आपको किसी भी प्रजाति की पहचान करनी होती है तो आप सबको पता है, हमें अनुभव है इस चीज का, कहते हैं ना, बोलते ही पहचान लिया, बोलते ही पहचान लिया भी आप क्या हो। तो वही बात है, भाषा किसी भी प्रजातीय समूह की पहचान का प्रमुख संकेतक होती है। तो किसी भी प्रजातीय समूह की पहचान करने में भाषा बहुत ही अहम रोल है वो अदा करती है। अब बात करते हैं 2011 की हमारी जनगणना की। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में हिंदी है वो 48.69 करोड़ लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं, या यूं कह दूं मोटा मोटा भी 40.22% लोग हैं हमारे देश में हिंदी बोलते हैं। और आपको पता है मुख्यतः हमारे देश में हिंदी किस क्षेत्र में बोली जाती है? हिंदी उत्तरी भारत में ज्यादा बोली जाती है। अब एक बात ये भी आप समझ लें भी उत्तरी भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या ज्यादा क्यों है? क्योंकि आपने इससे पहले के जो टॉपिक पढ़ लिए हैं, जनसंख्या ग्रोथ की जो बातें आपने पढ़ ली है, डेंसिटी की बातें आपने पढ़ ली है, तो आपने वहां अच्छे से समझ लिया है उत्तरी भारत में जन्म दर है वो ज्यादा है, क्योंकि लिटरेसी रेट कम है तो जन्म दर ज्यादा है, लोग ज्यादा है उत्तरी भारत में, तो इसलिए उत्तरी भारत में हिंदी है वो ज्यादा बोली जाती है। और उसके बाद ये बात आ चुकी है भी हिंदी हमारे भारत की मातृभाषा है, यानी राजभाषा का दर्जा संवैधानिक रूप से इसे प्राप्त है। ये हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है, हम बोल देते हैं वो एक अलग बात है। एक चीज और देखिए, प्रमुख भाषाओं के आधार पर भारत को कितने भाषाई प्रदेशों में बांटा गया है? यहां हमने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर तो 4 समूहों में बांटा गया है, जबकि प्रमुख भाषाओं के आधार पर भारत को 12 यानी 12 भाषाई प्रदेशों में बांटा गया है। तो अलग अलग प्रकार की भाषा और बोलियां हमारे देश में बोली जाती है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने कहा भी उत्तरी भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या ज्यादा है और राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि दक्षिणी भारत के लोगों ने इसका विरोध किया था भी हिंदी है वो राष्ट्रभाषा नहीं बननी चाहिए। लेकिन बड़ी एक सुखद बात हमारे लिए है, जनगणनाओं से ये बात क्लियर होके आई है, तमिलनाडु, केरल जैसे जो हमारे दक्षिणी भारतीय राज्य है वहां पर हिंदी बोलने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो लगभग 35% हिंदी बोलने वालों की ग्रोथ है वो तमिलनाडु और केरल राज्यों में हुई है। हमने कहा भी भारत एक विविध भाषाओं वाला देश है, ऐसा क्यों हो पाया?
आप देखिए किसी भी क्षेत्र में जाओगे आपको वहां पर बहुत सी भाषाएं बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। ऐसा किस वजह से हुआ? इसका कारण रहा रोजगार। तो रोजगार के चलते लोगों की जो आवाजाही स्टार्ट हुई, इधर से उधर जाने लगे, तो भाषा का आदान प्रदान भी हुआ, जिससे भारत की एक बहुभाषी संस्कृति का एक नया रूप हमें देखने को मिल रहा है। और मैंने कहा वर्तमान में हमारे देश में सरकारी कामकाज में व्यवहार में लाई जाने वाली दो भाषाएं हैं, हिंदी और अंग्रेजी। और लगभग 40-42% जो लोग हैं भारत में वो हिंदी बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है। उसके बाद 2 नंबर पे आता है बंगाली बोलने वाले, 3 नंबर पे आता है मराठी बोलने वाले, 4 नंबर पे आता है तेलुगु बोलने वाले और 5 नंबर पे आता है तमिल बोलने वाले लोगों की संख्या आती है। तो ये था भारत में भाषाई विविधता क्या है, भाषाई वर्ग क्या है, लैंग्वेज की जो स्ट्रक्चर है वो देश में कैसी है, उस पर हमने कुछ पॉइंटों के माध्यम से इसका अध्ययन किया, जिसमें 1-1 नंबर के ये प्रश्न भी बनते हैं और 2 या 3 नंबर के प्रश्न में आपसे टिप्पणी भी पूछे तो आप इन्हीं तथ्यों को वहां पर इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आगे धार्मिक संरचना की। भी भारत की धार्मिक संरचना कैसी है? भारतीय जनजीवन और जनसंख्या में धार्मिक संरचना भी एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। भारत के अंतर्गत 6 प्रमुख धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई और सिख। इनमें से जो 4 धर्म हैं उनका जन्म भारत में ही हुआ है। देखिए, भारत विश्व के 4 प्रमुख धर्मों की जन्मस्थली है। कौन कौन से? हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख। तो इन 4 धर्मों का जो जन्म है वो भारत में हुआ है। भारत से फिर पूरी दुनिया में ये स्थानांतरित हुआ है। हमारा देश 1947 में आजाद हो गया। आजादी से पहले यानी देश के विभाजन से पहले की अगर धार्मिक जनसंख्या की अगर हम बात करें तो भारत में हिंदू थे 66.5% और मुस्लिम आबादी थी 23.7%। और देश का विभाजन हो गया। विभाजन के बाद के अगर धार्मिक आंकड़ों की बात करूं तो हिंदुओं की संख्या रह गई 84.1% और मुस्लिम की आबादी 9.8% आजादी के बाद। तो हिंदू 84.1 और मुस्लिम 9.8% भारत में। अब क्या हुआ? हर 10 साल बाद जनगणना होती है, आपको पता है। 1961 के बाद से हम कंपैरिजन करें, 1961 के बाद से देश में हिंदू जनसंख्या लगातार घट रही है। 61, 71, 81, 91 से 2011 तक की तुलना करें तो हिंदुओं की जनसंख्या लगातार घट रही है और मुस्लिमों की जनसंख्या है यानी मुस्लिम जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही है। मैंने कहा भारत में प्रमुखतः 6 धर्मों के लोग रहते हैं। उन 6 धर्मों में से मुस्लिम धर्म ही एक ऐसा है जिसकी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। हिंदू घट रहे हैं और सिख धर्म भी अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। प्रतिशत जो उनका अनुपात है वो कम होता जा रहा है। बाकी के जो 3 बच गए, ईसाई है, बौद्ध है, जैन धर्म की जो जनसंख्या है वो देश में लगभग स्थिर बनी हुई है। यानी जितनी 1961 में थी लगभग उसी के आसपास है वो अब है। तो यानी ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म की जनसंख्या लगभग स्थिर है, जबकि हिंदू की जनसंख्या घट रही है, सिख धर्म की जनसंख्या भी घट रही है और मुस्लिम आबादी है वो देश में बढ़ रही है। तो इस सामान्य जानकारी के बाद अब बात करते हैं हमारी 2011 की धार्मिक जनगणना में भी हिंदू कितने थे, मुस्लिम कितने थे। आपके पाठ्यक्रमानुसार आपके सिलेबस में जो चीजें दी गई है उसके अकॉर्डिंग ही बात कर रहे हैं। तो 2011 की जनगणना हमें कहती है भी देश के अंतर्गत हिंदुओं की जो जनसंख्या है, जो उनका अनुपात है
वो 79.56% है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश में हिंदुओं की संख्या 79.56% है, यानी यूं कह सकते हैं लगभग 80%। और मुस्लिम जो आबादी है वो 14.31%। मुस्लिम आबादी लगभग 14.31% और हिंदू आबादी है वो 79.56% है। अब इन दो आंकड़ों के बाद सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाला राज्य और न्यूनतम जनसंख्या हिंदू जनसंख्या वाले राज्य की बात कर लेते हैं प्रतिशत आंकड़ों के अनुसार। तो सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 95.43% हिंदू है वो निवास करते हैं। और न्यूनतम हिंदू जनसंख्या वाले अगर राज्य की बात करूं तो वो है मिजोरम। मिजोरम में 3.55% की जो आबादी है वहां की वो हिंदू जनसंख्या की है, जो सभी राज्यों में सबसे कम है। यानी न्यूनतम हिंदू जनसंख्या वाला राज्य मिजोरम और अधिकतम हिंदू जनसंख्या वाला राज्य प्रतिशतता में हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद सेम यही आंकड़े हम मतलब टॉपिक है वो मुस्लिम आबादी पर बात करते हैं। तो सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला अगर केंद्र शासित प्रदेश या राज्य देखें तो वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में 94.92% जनसंख्या है वो मुस्लिम आबादी की है। स्टेट में बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत 66.97% है वो मुस्लिम आबादी रहती है वहां पर। न्यूनतम मुस्लिम जनसंख्या वाले स्टेट की बात करें तो मिजोरम है। तो न्यूनतम हिंदू जनसंख्या वाला राज्य भी मिजोरम है और न्यूनतम मुस्लिम जनसंख्या वाला राज्य भी मिजोरम है। मिजोरम में 1.14% आबादी है वो मुस्लिम आबादी की है। मुस्लिम आबादी की ये तो थी प्रतिशतता के आधार पर। हम जनसंख्या के आधार पर अगर हम बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य है वो हमारे देश का उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में संख्यात्मक रूप से मुस्लिम आबादी देश में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो ये था आज का अपना वीडियो लेक्चर जिसमें हमने भारत की संरचना में भाषाई वर्ग और धार्मिक संरचना पर बात की है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हुई होगी। और इसके बाद हमारा अंतिम टॉपिक रह जाता है प्रजातीय संगठन। उस पर हम अगले वीडियो क्लास में बात करेंगे। तब तक आप इन्हें नोट्स रूप में भी अच्छे से उतार लीजिए, एक दो बार इनको सुन लीजिएगा और फिर सब आंकड़ों का अब तक हमने 13वां और 14वां जो हमने चैप्टर कर लिया है उनके, चाहे वो जनसंख्या वृद्धि है, चाहे जनसंख्या घनत्व है, चाहे साक्षरता है, चाहे आयु वर्ग है, चाहे लिंगानुपात है, चाहे धार्मिक जनसंख्या है, भाषाई जो जनसंख्या है, उन सबको आप तुलनात्मक रूप से अवश्य थोड़ा सा देखिएगा भी किस राज्य में ये चीज़ें सबसे ज़्यादा है, किस में सबसे न्यूनतम है, देश की प्रतिशत साक्षरता कितनी है, लिंगानुपात देश का कितना है और घनत्व है वो देश का कितना है, कुल आबादी है वो देश की कितनी है, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, नगरीय जनसंख्या कितनी है, कहाँ ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है, कहाँ नगरीय जनसंख्या ज़्यादा है, किस राज्य में हिंदू ज़्यादा है, किस राज्य में मुस्लिम ज़्यादा है, भारत में कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो इन तमाम, मैं चाहता हूँ इन 13वां और 14वां चैप्टर के जो तमाम टॉपिक है आप एक पेज पर इनके मेन बिंदु एक बार पुनः रिवीजन के लिए भी जरूर आप लिख लीजिएगा और बार बार उनको पढ़िएगा, क्योंकि एक दो प्रश्न एक नंबर वालों में सीधा ही ये आंकड़ों के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़ने का एंजॉय कर रहे होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।